वेरी वेरी गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम जुड़ गए हैं आपके साथ मैथ की लाइव क्लास लेकर। मेरा सवाल मैथमेटिक्स कार्यक्रम में, और सभी बच्चे जल्दी से जल्दी शेयर कर दें, अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सबसे पहले आपने ये करना है कि अपना नाम आपने कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि आपका क्या नाम है, और आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिखें ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच पा रही है। जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज हम पूरे 5 अंक की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर हम देखेंगे कि जो बोर्ड पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चनों को पूछा गया है, ताकि इनकी प्रैक्टिस अच्छे से की जाए और अपने 5 अंक बिल्कुल पक्के कर लिए जाए। जी हाँ, जितने बच्चे अभी अभी जुड़े हैं सभी बच्चे अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और फिर साथ साथ में कमेंट करने के बाद ये जो नीचे शेयर का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाए। और जल्दी हम शुरू करने जा रहे हैं आज का सवाल। जल्दी जल्दी बच्चे शेयर कर दें और जुड़ते जा रहे हैं जो बच्चे, क्योंकि आज हम पूरे 5 अंक की प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अपना नाम, और अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें ताकि उनको भी इस लाइव क्लास का पता चल सके। एक बार फिर से जो बच्चे आज पहली बार जुड़े, हम उनको बताना चाहेंगे कि सोमवार से लेकर वीरवार तक हर रोज रात को 9 बजे मैथमेटिक्स की लाइव क्लास होती है, जिसमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने कमेंट बता सकते हैं, और आपके जो सुझाव आते हैं हम उन पे जरूर काम करते हैं। आने वाली वीडियो में जो पीपीटी होती है, हम आपके कमेंट को मद्देनजर रखते हुए उस पर हम काम करते हैं कि किस प्रकार शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बार फिर से जो नए बच्चे आए हैं वो एक बार अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हमें पता चले कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। चलिएगा, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी क्लास, और आज की क्लास में हम क्या सीखने जा रहे हैं। क्लास 10th के मैथ का हमने बोर्ड पेपर उठाया है, और सेट ए बी सी डी सभी सेट हम आज लेंगे। 2017 के ABCD कोड में से हम क्वेश्चन को देखेंगे, और यहाँ पर आपको जो टोटल अंक मिलने वाले हैं वो आपको मिलने वाले हैं 5 अंक। 5 अंकों में एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है 4 अंक के लिए, और एक MCQ है क्वेश्चन 1 अंक के लिए। यहाँ पर आपको पूरे 5 अंक मिलने वाले हैं, और जो आज हम कंसेप्ट लेंगे वो क्या होगा, टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जो है, रैखिक समीकरण है, वो हमने आज सॉल्व करना है। और बढ़ते हैं 2017 के ABCD कोड की तरफ। पहले हम देखते हैं वहां पर पूछा क्या है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस सेट लगा सकें। 2017 के ABCD कोड की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22वां 4 अंक के लिए 2017 के A कोड में पूछा गया है। और इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है 2017 के A कोड में पूछा गया है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल करें, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। और ये x और y में एक आपको रैखिक समीकरण दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन दी हुई है, जिसको आपने सॉल्व करके x और y वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालनी है। चलिएगा 2017 के B कोड की तरफ देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, यहाँ भी हमने इक्वेशन सॉल्व करनी है। और 2017 के C कोड की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ भी हमने सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, समीकरण को हल करना है, x और y का मान निकालना है। 2017 के D कोड की तरफ अगर हम जाते हैं, तब भी हमें यहाँ पर x और y वैल्यूज है उनको फाइंड आउट करना है। तो एक बात हमें क्लियर होगी है कि यहाँ पर हमने x और y की वैल्यूज निकालनी है लीनियर इक्वेशन से, और यहाँ पर क्या मेथड अप्लाई किया जाना चाहिए,
ये बोर्ड वाले नहीं पूछ रहे आपसे, क्वेश्चन पेपर में ये नहीं पूछा है, पर्टिकुलर मेथड आपसे नहीं पूछा गया है कि आप ये मेथड अप्लाई करके एक्स और वाई की वैल्यूज निकालें। तो ये अब हम हमारे पे डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड है जो बेटर है, आसान है करने के लिए एक्स और वाई वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। चलिए बढ़ते हैं, आज कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट में क्या है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, रैखिक समीकरण है, युग्म जिसको हम कहते हैं, वो किस प्रकार का होता है, उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, वो आपके सामने है। a1 वो आपके सामने है a1x जमा में b1y जमा में c1 बराबर 0। ये एक जनरल इक्वेशन रहती है किसी भी रैखिक समीकरण की। और ये दूसरी इक्वेशन है a2x जमा में b2y जमा में c2 बराबर 0। यहाँ पर क्योंकि हमने पेयर सोल्व करना है, युग्म जो दिया हुआ होगा उसको हमने सोल्व करके x और y की वैल्यूज निकालनी है। और उससे पहले जो आपको टेबल शो हो रहा है, ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। इस टेबल में से अगर आप 2017 के चारों कोड, 2018 के चारों कोड, 2019 के चारों कोड, 2020 के चारों कोड अगर आप उठाओ, कहने का अभिप्राय ये है कि बोर्ड एग्जाम के पिछले साल के 16 पेपरों को अगर आप उठाओ, कोई भी पेपर नहीं ऐसा नहीं है जिसमें इस टेबल में से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। दिस टेबल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर वन क्वेश्चन ऑफ MCQ। तो सभी बच्चे इस टेबल को अच्छे से समझे ताकि आपके कोड में आने वाला 1 अंक का MCQ क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाए। आइए समझते हैं कि किस प्रकार इसको हल करना है। अब सबसे पहले क्या है, a1x जमा में b1y जमा में c1। यहाँ पर a1, b1 और c1 क्या होती है, ये रियल नंबर्स होते हैं, संख्याएं होती हैं। 1 2 3 4 हो सकता है, वर्गमूल 2 हो सकता है, माइनस हो सकता है। ये क्या है, a1, b1, c1 ये सभी के सभी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं। ठीक है जी, ये सभी के सभी रियल नंबर हैं। और इसी प्रकार a2, b2, c2 ये सभी के सभी वास्तविक संख्याएं हैं, रियल्स नंबर हैं। और x और y क्या है, ये वेरिएबल है। x और y ये वैल्यूज हमने निकालनी है, ये वेरिएबल्स है जिसको हमने फाइंड आउट करना होता है प्रॉब्लम के अंदर। अब यहाँ पर a1 और x है। a1x में हम a1 को क्या कहेंगे, a1x का क्या है, a1 की गुणा x के साथ है, तो a1 क्या हो गया, x का कोफिशिएंट हो गया है, गुणांक हो गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि x का गुणांक क्या है तो आप क्या कहोगे, a1, और y का कोफिशिएंट b1, और ये c1 क्या है, ये तो कांस्टेंट शितर संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार x का कोफिशिएंट a2 है, y का कोफिशिएंट b2 है और जमा में c2। ये गुणांक हैं x और y के, इन्हीं को आपने लेना है। अब इनका अनुपात आपने लेना है, इनका रेशियो आपने चेक करना है। आपने क्या किया, इन सभी का जो रेशियो है a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 आपने लिख लिया है। इनका अलग अनुपात आपने निकाल लिया। फिर इन अनुपातों को आपने कंपेयर कर देना है। आपने पहली कंडीशन क्या होगी, सबसे पहले सीन क्या बनेगा कि मान लीजिएगा आपने a1 और a2 की वैल्यूज निकाली है और वो वैल्यूज बराबर नहीं आ रही है। a1 बटे a2 का जो रेशियो, जो अनुपात बना है वो बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तब ये जो ग्राफ होगा ये किस प्रकार का होगा, ये क्वेश्चन 1 अंक के लिए कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो ग्राफ होगा ये कैसा ग्राफ होगा, इनका ग्राफ क्या होगा, ये रेखा जो होगी ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी ये। और यहां पर
दोनों का एक कॉमन पॉइंट ये बन रहा है, ये जो बना ये दोनों का कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट आ गया है, और तब x और y की एक एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। देखिएगा, इसको अच्छे से समझते हैं कि किस प्रकार वैल्यूज आएंगे। अब जो सबसे पहली कंडीशन हमारे पास क्या आ रही थी, हमारे पास आ रहा था कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है कि ये आपके पास x एक्सिस लाइन आ गई है, जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होता b1 बटे b2 के, तब जो इसका ग्राफ होता है वो किस प्रकार होता है कि दोनों जो दोनों रेखाएं होती है वो कुछ इस प्रकार एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही होती है। ठीक है जी। अब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तब आप देखिएगा, अगर आप यहां से, आपने क्या किया, आपने यहां से एक लंब खींच दिया है, आपने यहां से एक लंब ड्रा किया x एक्सिस पर, और इसी प्रकार आपने यहां से एक लंब ड्रा किया है y एक्सिस की तरफ। अब यहां पर जो वैल्यू आ रही है, आप क्या कहोगे, यहां पर x की कोई वैल्यू होगी जिसको हमने x का नाम दे दिया है, और यहां पर ये जो है ये y की वैल्यूज है, ये आपने y मान लिया। तो ये जो P पॉइंट आया है P, ये क्या आ गया आपके पास, xy आ गया। ठीक है जी। ये आपका a1x जमा में b1y जमा में c1 बराबर है 0 है, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास आ गया है a2x जमा में b2y जमा में c2 बराबर है 0। यहां पर दोनों पेयर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इंटरसेक्ट करने से क्या हुआ, एक कॉमन पॉइंट आया है जिसका नाम हमने P दे दिया है, और P दे दिया तो ये हमारे पास जब हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये x की वैल्यू आ गई है, और यहाँ y पर हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो y की वैल्यू आ गई है, यानी x और y की सिंगल वैल्यू हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आ रहा है। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन होगा वो हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पर सोल्यूशन, यहाँ पर कैसी रेखाएं हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन है, और जो सोल्यूशन हुआ है वो क्या हो गया है, यूनिक सोल्यूशन हो गया है। आप क्या कहोगे, कैसा सोल्यूशन है ये, यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है जी। और हिंदी में अगर आप लिखना चाहो तो ये कैसा हल आ गया है, अद्वितीय हल आ गया। अद्वितीय मतलब x और y का एक हल आ चुका है और हल कोई नहीं आने वाला है। ठीक है जी। ये इसका ग्राफ प्रेजेंटेशन है। तो आइए लिख लेते हैं, इसको टेबल के अंदर नोट कर देते हैं कि हमने यहां से जो सीखा है वो क्या है। हमने सीखा है कि जब दोनों का जो अनुपात है, रेशियो बराबर नहीं आता, तो ज्योमेट्रिकल ग्राफिकल लाइंस पेयर्स का प्रेजेंटेशन क्या होगा, दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही होगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं आ गई है। और यहां पर जो बना है, यहां पर हमें सॉल्यूशन क्या मिला है, एक यूनिक सॉल्यूशन मिल गया है, यूनिक सॉल्यूशन आ गया आपके पास। और हिंदी में कहना चाहो तो अद्वितीय हल।
ठीक है जी, अब बढ़ते हैं दूसरे टेबल की तरफ। दूसरे टेबल में क्या है कि जब a1 बटे a2 बराबर हो गया है b1 बटे b2 बराबर हो गया c1 बटे c2, इसका जो ग्राफ होगा वो कैसे होगा, ये समझते हैं ग्राफ के द्वारा। अब रेशियो, अब हमारे पास रेशियो क्या है, हमारे पास रेशियो है a1 बटे a2, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। इस केस में क्या होता है कि दोनों जो लाइंस होती हैं वो दोनों क्या हो जाती है, कोइंसिडेंट हो जाती है, संपाती रेखाएं हो जाती है। और फिर देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या होता है। चलिए पहले हम ड्रा कर लेते हैं, इसका जो ग्राफ बन रहा है वो ग्राफ हम ड्रा करते हैं। इसमें क्या होगा, ये मान लीजिएगा ये आपके पास पहली लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, ये उसका ग्राफ आ गया है और इसका हम नाम लिख देते हैं। इसका हमने नाम लिख दिया है a1x जमा में b1y जमा में c1 बराबर है 0। अब जो दूसरी रेखा है वो क्या होगी, वो भी बिल्कुल इसके साथ कोइंसिडेंट हो जाएगी, संपाती हो जाएगी, बिल्कुल यही आपको दिखाई देगी। वो देखिएगा वो कैसे आती है, वो जो रेखा होगी वो बिल्कुल इसके ऊपर संपाती हो जाती है और हमें पता नहीं चलता रेखा का। अब जो दूसरी रेखा होगी वो भी बिल्कुल इसके ऊपर संपाती आएगी ऐसे। ठीक है जी, अब इसका नाम भी क्या आ जाएगा, इसका नाम भी बिल्कुल अलग है, लेकिन इसका नाम हम लिख देते हैं a2x जमा में b2y जमा में c1। ये आपके पास दोनों रेखाएं क्या होगी है, दोनों जो लाइन है एक दूसरे से कोइंसिडेंट होगी है, संपाती रेखाएं होगी। अब यहाँ पर हल क्या होगा, अब आप यहाँ पर ये देखिए, मान लीजिएगा अब यहाँ पर आप कॉमन बिंदु पॉइंट्स देखें, ये भी आपका कॉमन पॉइंट है, ये भी आपका कॉमन पॉइंट है। कितने कॉमन पॉइंट्स हैं, जहां तक रेखा जाएगी सो मेनी कॉमन या सांझे पॉइंट यहाँ पर आपके पास आ गए हैं। ठीक है, अब कॉमन पॉइंट आ गए हैं। चलिए हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं x और y पर और देखते हैं वहां पर कितनी वैल्यूज आपको मिल रही है। आपने क्या किया, आपने ये कॉमन पॉइंट लिया और यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है x एक्सिस पर, और यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है y एक्सिस पर। ठीक है जी, अब यहां पर एक वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, एक वैल्यू आपके पास आई है x1 और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या आ गई है y की y1। अब यहां पर हमने देखा कि जो हल आया है, कॉमन पॉइंट क्या आ गया है, x1 और y1 आ गया है। फिर आप और दूसरा कॉमन पॉइंट कंसीडर करें, कहीं भी मान ले आप सो मेनी कॉमन पॉइंट्स है, क्योंकि दोनों रेखाएं क्या होगी है, संपाती होगी है। मान लीजिए मैंने इस पॉइंट को उठाया, अब ये पॉइंट कॉमन आ गया है। अब यहां से फिर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करें तो क्या होगा, अब यहां से फिर आपने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है x और y एक्सिस पर। ये आपने x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया और ये आपने y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया। अब फिर से हमारे पास कॉमन वैल्यूज क्या आ गई है, अब यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई है, ये आपका x2 आ गया और ये जो वैल्यू है y
ये आपकी y1 पॉइंट आ गया है, x2 और y2, ये y1 है। ठीक है जी। अब सो मेनी पॉइंट है, अगर आपने इसको कंसीडर कर लिया, मान लीजिए आपने इसको माना, अब यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तब क्या होगा, यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया है, यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है x एक्सिस पर, और यहां से आपने y एक्सिस पर, और यहां से आपने ड्रा कर दिया है x एक्सिस पर। अब फिर से हमारे पास वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, ये आपके पास आ गई है x3, और ये आपके पास नहीं, ये आ गई आपके पास x3, और ये आपके पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ गई है y3। अब ये पॉइंट अपने पास आ गया x3 y3। अब हम कितने कॉमन पॉइंट ले सकते हैं, हम इस रेखा पर जितने पॉइंट लेंगे वो पॉइंट्स कॉमन है, सो मेनी पॉइंट्स, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स है, तो इसलिए इनका जो हल आएगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। पिछले ग्राफ में हमने देखा था कि सिर्फ एक पॉइंट ही कॉमन था और हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिला था। अब यहां पर क्या हुआ कि सो मेनी कॉमन पॉइंट्स हैं, तो इसी सो मेनी कॉमन पॉइंट्स है तो हमें x और y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, तो इस केस में हम क्या कहते हैं, इस केस में कहते हैं हम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी असीमित हल हो गए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है जी, या हम कहेंगे हिंदी में लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, असीमित हल। ठीक है जी, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? जिन जिन बच्चों को समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में यस यस करके लिखें, ताकि हमें पता चले कि हाँ जी आपको समझ में आ रहा है। जल्दी से यस यस करके वाई वाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और जो बच्चे अभी अभी हमारे से जुड़े हैं, हम उनको बताना चाहेंगे कि हमारी क्लास सोमवार से लेकर वीरवार तक होती है रात को 9 बजे। और अपना नाम अभी अभी आप जो अभी अभी बच्चे जुड़े हैं वो अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जब आप वहां पर शेयर करोगे तब हमारा जो परिवार है ऑनलाइन क्लास का परिवार बढ़ेगा, और हम और अच्छे से आने वाले टाइम में मैं आपको भी इस वीडियो के अंदर लेके आने वाला हूं, ताकि आप अपने क्वेश्चन जो है डायरेक्ट यहां पर लाइव पूछ सके। ऐसा हम कुछ करने की सोच रहे हैं, तो आप पहले इस परिवार को बढ़ाएं ताकि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाओ इस कार्यक्रम के अंदर। चलिएगा, इसको हम अपने टेबल के अंदर लिख लेते हैं। तो अब हमने क्या सीखा, अब हमने सीखा है कि ये जो रेखाएं थी, ये रेखाएं क्या कर रही है, एक दूसरे को कोइंसिडेंट हो गई है। ये आपकी फर्स्ट रेखा आई, और जो दूसरी रेखा आई है वो भी इसके ऊपर आ गई है। तो इसलिए दोनों रेखाएं कैसी हो गई है, दोनों की रेखाएं संपाती हो गई है, कोइंसिडेंट हो गई है। और जो हल बना है वो क्या आ गया है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गया है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन इसके अंदर आपके पास आया है। और अब चलते हैं थर्ड केस में। थर्ड केस में क्या हुआ, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन ये जो रेशियो है इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। तब इसका जो ग्राफ होगा, आइए उस ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं कि वो ग्राफ कैसा होगा। अब तीसरी कंडीशन में आपको क्या दिया हुआ है, तीसरी कंडीशन में क्या है हमारे पास, इसमें दिया हुआ है कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। जो ऐसा जो अनुपात आएगा, रेशियो आएगा, उन लाइंस का ग्राफ कैसा होगा। और ऐसी लाइन जो होगी जिनका रेशियो ये बनता है, वो जो लाइनें होगी वो कैसी होगी, वो लाइनें आपकी एक दूसरे के पैरेलल लाइंस हैं। मान लीजिएगा ये एक लाइन आपके पास है और इसका जो नाम आपने दे दिया है a1, इसकी नेमिंग आपने कर दी a1 x जमा में b1 y जमा में c1 बराबर है 0।
और एक जो दूसरी रेखा आएगी वो किस प्रकार की होगी, वो रेखा वो रेखा भी बिल्कुल इसके समांतर जाने वाली है। जो रेखा दूसरी रेखा क्या होगी, बिल्कुल इसके समांतर जाने वाली है। अब ये दो रेखाएं किस प्रकार की रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। अब समांतर रेखाएं हैं तो आपको लगता है कि कोई कॉमन पॉइंट बनेगा, क्या ये कहीं पर जाकर इंटरसेक्ट करेंगी या प्रतिच्छेद होएगी, तो हम कहेंगे नहीं। अगर प्रतिच्छेद नहीं है तो इन दोनों का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आने वाला है। अब यहाँ ये कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, ये जो दूरी है ये दूरी हमेशा बनी रहेगी, इनके बीच की जो दूरी है ये दूरी अब बनी रहेगी और ये दोनों रेखाएं हमेशा समांतर चलेगी, पैरेलल चलेगी। इसलिए इस केस में हम क्या कहते हैं कि जब लाइंस पैरेलल हो गई है तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, हम कहेंगे नो सॉल्यूशन, या हम लिख सकते हैं कि इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, चलिएगा इसको हम टेबल के अंदर लिख लेते हैं कि टेबल में हमारे पास क्या है। टेबल में हमारे पास क्या आया, कंडीशन क्या है कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। तब क्या हुआ, तब ये जो रेखाएं आई है ये रेखाएं किस प्रकार की आई है, ये रेखाएं समांतर रेखाएं आई है। ये रेखाएं समांतर है तो ये कहीं भी जाकर इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं आएगा। इसलिए हम इस केस में क्या कहते हैं कि नो सॉल्यूशन। इस केस में हमने क्या कह देना है कि इनका कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन, और लिख देंगे हिंदी में लिखना चाहो तो कोई हल नहीं है। ये जो टेबल आपको दिखाई दे रहा है ये एक ऐसा टेबल है जो हर साल हर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इस टेबल को आप पक्का कर लीजिएगा। चलिएगा रिवीजन करा देता हूं आपको। नंबर 1, अगर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है ये कब होता है, जब a1 बटे a2 इज इक्वल नॉट b1 बटे b2। इस केस में क्या होता है कि दोनों जो लाइंस होती हैं इंटरसेक्ट करती है और एक यूनिक सॉल्यूशन निकल कर आता है। नंबर 2 क्या है, a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2। इन दिस केस क्या होगा कि दोनों की दोनों जो लाइंस हैं वो कोइंसिडेंट कर जाएगी और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि सो मैनी कॉमन पॉइंट्स आपने देखे। और नंबर 3 केस में क्या है कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। इस केस में दोनों की दोनों जो लाइंस आई आपकी पैरेलल लाइंस आई है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं बना है, तो इसलिए ये नो सॉल्यूशन है। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखनी पड़े। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप ये सभी ग्राफों को बड़े ध्यान से समझ लें, इन ग्राफों का चित्र अपने माइंड में फिक्स कर लें ताकि आपको मैथ अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये था हमारा टेबल। और अब बढ़ते हैं आज के कॉन्सेप्ट की तरफ। आज का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने दिए हुए लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड है वो हमारे पास 4 मेथड है। 4 कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो मेथड है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, दिए गए लीनियर इक्वेशन से x अथवा y का मान फाइंड आउट करते हैं और वो वैल्यूज हम रख देते हैं दूसरी इक्वेशन में। एक इक्वेशन में से हमने x की वैल्यूज जो कि y पे डिपेंड करती है वो निकालते हैं और उसको दूसरी लीनियर इक्वेशन के अंदर रख देते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एलिमिनेट कर देते हैं x या y जो भी आपको लगे स्टेबल होता है उसी को हम एलिमिनेट कर देते हैं, उसका निराकरण कर देते हैं। इसको क्या कहा जाता है, निराकरण विधि। हटा देना, या लिखना चाहो तो क्या कहेंगे, हटा देना। और नंबर 3 पे क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी ये जो होता है वज्र गुणनफल विधि।
और नंबर 4 पे है आपके पास ग्राफिकल मेथड। इसके अंदर आपने दी गई इक्वेशंस के ग्राफ बनाने हैं। और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या था आपका? प्रतिस्थापन मेथड। ठीक है, ये 4 मेथड है। लेकिन हमने 2017 के ABCD कोड में देखा है कि कहीं भी कोई मेथड के बारे में नहीं पूछा गया है कि आप किस प्रकार इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें, आप ग्राफ से हल करें, या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, या एलिमिनेशन मेथड, या सब्स्टिट्यूशन मेथड कोई नहीं बताया गया है। सिर्फ आपने x और y की वैल्यू निकालनी है। इन 4 आपके पास मेथड है, जो आपको बेस्ट लगता है आप वो करें। और अगर आप मेरे से पूछा जाए कि सर अगर आपको इन्हीं क्वेश्चन को करना है तो इन चारों में से कौन सा सबसे बेस्ट आपके लिए रहने वाला है, तो वो है आपका एलिमिनेशन मेथड। ये जो मेथड है सबसे बेस्ट मेथड है। चलिएगा, इसी मेथड को आज हम सीखेंगे, इसी कॉन्सेप्ट से हम चारों क्वेश्चन को हल करेंगे। और जब हम 2018 के कोड करेंगे तब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे, और 2019 में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे, और 2020 के जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसको हम ग्राफ विधि से करेंगे। चलिएगा, आज हम सीखते हैं कॉन्सेप्ट एलिमिनेशन मेथड, निराकरण विधि। इस विधि में आपने क्या करना है? इस विधि में मान लीजिएगा आपके पास ये 2 लीनियर पेयर दिए हुए हैं आपके पास, a1x जमा में b1y बराबर है c1। और इसी प्रकार आपके पास दूसरा है a2x जमा में b2y बराबर है c2। मान लीजिएगा आपके पास ये 2 लीनियर पेयर आपको दिया हुआ है, जिसमें आपने x और y की वैल्यूज निकालनी है। और जो मेथड आप अडॉप्ट कर रहे हो वो है एलिमिनेशन मेथड, निराकरण विधि से आपने इनको हल करना है। तो इसमें आपने करना क्या है? इस केस में आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने आप x या y, एक जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आपने वो ले लेना है। मान लीजिए हमने x लिया है। अब x का आपसे अगर मैं पूछा जाए कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट a1 है और यहाँ पर a2 है। ठीक है, अब दोनों कोफिशिएंट बराबर कैसे हो सकते हैं? इन दोनों कोफिशिएंट को मैं बराबर करना चाहता हूं कि ये जो आपका है a1 a2 जो कि किससे मल्टीप्लाई है? x से मल्टीप्लाई है। मैं चाहता हूं कि दोनों के दोनों जो है ये दोनों बराबर हो जाएं। a1 a2 जो कि x के गुणांक है, कोफिशिएंट है, दोनों बराबर हो जाएं। तो वो कैसे होंगे? अगर मैं क्या करता हूं, मैंने क्या किया, मैंने x के कोफिशिएंट को a2 से मल्टीप्लाई कर दी है, और यहाँ पर मैंने इसको a1 से मल्टीप्लाई कर दी है। तब हम क्या देख पा रहे हैं? तब हम देख रहे हैं कि जो x का आपके पास क्या आ रहा है? x का जो गुणांक आ रहा है, कोफिशिएंट आ रहा है, वो a2 a1 है, और यहाँ पर भी x का जो कोफिशिएंट है a1 a2 है। यानी दोनों के जो गुणांक है वो दोनों बराबर हो गए हैं। इसी प्रकार या तो x के आपने गुणांक बराबर करने हैं या आप y के गुणांक बराबर करोगे। आप दोनों को बराबर करोगे और अब इसको अगर घटा दिया जाए तब क्या होगा? जब आप इसको घटाओगे, घटाने पर हमें क्या परिणाम मिलता है? घटाने पर आप देखते हैं कि ये सेम क्वांटिटी है तो इसलिए घटकर 0 हो जाता है। ये सेम क्वांटिटी है, सेम क्वांटिटी होने की वजह से दोनों कैंसिल हो गए हैं, 0 हो गए हैं। इसीलिए इसको कहा है एलिमिनेशन मेथड, यानी निराकरण विधि। ठीक है, आइए इसी से हम आज 2017 के ABCD कोड जो हैं उन क्वेश्चनों को हल करते हैं निराकरण विधि से। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 2017 के ए कोड में दिया हुआ है कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 3/2x माइनस 5/3y बराबर है -2 और x/3 जमा में y/2 बराबर है
13/6। अब सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आपने इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया है और इसको आपने इक्वेशन 2 नाम दे दिया है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपके पास आ चुकी है। अब अगर इसको हम हल करें, 2 और 3 का अगर आपने एलसीएम लिया है, 2 एंड 3 का एलसीएम आपके पास क्या आ गया, 6 आ गया है। अब 2 एंड 3 का एलसीएम 6 आ गया, चलिए लिख लेते हैं इसको। इसका एलसीएम आ गया आपके पास 6 और 2 से आपने डिवाइड किया 6 को तो 3 आ गया, 3 3 9x हो गया -3। जब आप 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2 आ गया तो माइनस के 10y बराबर क्या आ गया आपके पास, -2 आ गया है। इसको और सोल्व किया आपने तो आपके पास क्या आया, इसको और सोल्व किया तो आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप इसकी कर दो, 6 को आपने -2 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तब हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो क्या आई है, वो अपने पास आ गई है 9x माइनस में 10y बराबर आ गया आपके पास -12। ये हमने सबसे पहले इक्वेशन को सिंपलीफाई कर दिया है। अब इक्वेशन 2 को सिंपलीफाई करते हैं। 2 में आप फिर से देखिएगा, यहाँ पर एलसीएम जो आ रहा है वो क्या आया है, एलसीएम आपका आ गया है 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका 2x आ गया। 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आ गया प्लस 3y आ गया है इज इक्वल टू 13/6। ओके जी। अब 6 से 6 आपने कैंसिल कर दिया है, 6 से 6 आपने कैंसिल कर दिया और ये आपके पास क्या बन गया है, ये आपके पास जो इक्वेशन बनी वो बन गई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आ गया है। अब हमारे पास सिंपल इक्वेशन आ गई है और हमने जो मेथड आज अडॉप्ट किया है वो है एलिमिनेशन मेथड, यानी एलिमिनेट कर देना x और y को, या तो आपने x को एलिमिनेट करना है या y को करना है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब मान लीजिएगा आप x को एलिमिनेट करना चाहते हो। अब यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो क्या है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर क्या है, 2 है। अब किस प्रकार दोनों जो गुणांक है 9 और 2 दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं, x का गुणांक 9 है और 2 है, इन दोनों गुणांकों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं और इसको मैं 9 से कर दूं तो दोनों के दोनों आपके पास क्या बन गया है, 18x दोनों ही बराबर हो गए हैं। यानी एलसीएम आपने लेना है, आपने एलसीएम जो बनता है वो ही बनाना है इनके कोफिशिएंट को। 9 और 2 का एलसीएम आपके पास क्या आता है, 9 और 2 का जो एलसीएम है वो आपका 18 बनना है और 18 ही आपने इनका गुणांक बनाना है, ये ही मेथड होता है। अब क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन 3 को क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करना आपने 2 से और क्या करना है, और आपने इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई कर देना है 9 से और इसको हम सोल्व करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिलता है। आइए इसको सोल्व करते हैं। चलिएगा, 2 से मल्टीप्लाई की तो आपके पास आ गया 9 दूनी 18x माइनस के 20y बराबर आपके पास आ गया है -24। अब इसको हमने 9 से मल्टीप्लाई की तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18x प्लस 9 से मल्टीप्लाई करें 27y इज इक्वल टू 39 पास आ गया है 117। तो ये अब इक्वेशन हमने किया क्या है, हमने x के गुणांक बराबर कर दिए हैं। अब गुणांक बराबर कर दिए हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इनको हम घटा देंगे। इनको घटाएंगे तो क्या होगा, हम लिखेंगे एंड सब्ट्रैक्शन। अब इनको घटाएं तो इसके नीचे जो साइन क्या है, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और अब इसको हल किया, इसको हल करने पर हमें क्या मिला, 18x माइनस 18x कैंसिल हो गया, माइनस के 20 है माइनस के 27 है तो माइनस का 47y किसके बराबर आ जाएगा। इनको हल किया तो माइनस के 11 141 आ गया। ठीक है जी।
अब आपके पास y क्या आ जाएगा, y क्या आया, आपने माइनस से माइनस को हटा दिया है तो आपके पास क्या बच गया, 141 डिवाइड बाय 47। ठीक है जी। अब किससे कैंसिल होगा, ये आपका 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा। 47 3 जा 141, तो y का मान आपके पास क्या आ गया है, y का मान आपके पास आ गया है 3। ठीक है जी, एक आंसर आपके पास आ चुका है। अब आप क्या करो, किसी भी इक्वेशन में y का मान रख दो, इक्वेशन 1 2 3 4 जहां भी आपको सूट करता है चलेगा। y बराबर 3 का मान इक्वेशन 3 में रखते हैं, इक्वेशन 3 में तो 9x माइनस 10 और y की जगह आपने लिख देना है 3 इज इक्वल टू माइनस 12। हल किया, हमारे पास क्या आ गया, 9x माइनस के 30 इज इक्वल टू माइनस के 12। 9x क्या आ जाएगा, माइनस के 12 प्लस के 30। हल किया तो क्या आ गया, 30 में से आपने 12 को माइनस कर देना है, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो x के टेबल में आपने 9 के टेबल में 18 कैंसिल हो गया, 2 आ गया, तो x का मान आपके पास 2 आ गया है और y का जो मान आया था वो 3 आ गया। तो इस प्रकार ये मेथड सबसे सिंपल रहेगा, एलिमिनेशन मेथड। चलिएगा, जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो जल्दी से यस यस करके कमेंट करें और फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ पाएंगे कि एलिमिनेशन मेथड आपको कैसा लगा है। क्योंकि कोई भी जो मेथड है वो नहीं पूछा गया है, हम सभी मेथड को लेंगे। 2017 18 19 20 हमारे पास बहुत सारे अभी मॉडल पेपर बाकी हैं, उन पेपर में हम 2018 के पेपर में हम नेक्स्ट मेथड को अडॉप्ट करने वाले हैं। आज हम एलिमिनेशन मेथड से ही अप्लाई करेंगे और लास्ट में हम एक क्विज लगाने वाले हैं 4 क्वेश्चनों का, 4 MCQ क्वेश्चन रहेंगे जिनके जवाब आपने फटाफट देने हैं और वो जवाब आपको टेबल बेस पे पूछे जाएंगे। जो मैंने आपको टेबल बताया था वो ही टेबल आपने करना है। अब हम बढ़ते हैं 2017 के बी कोड की तरफ और यहाँ पर क्या पूछा गया कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने इन इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देना है। आपके पास ये इक्वेशन 1 आ गई है और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया है। अब 2 और 3 का आपने एलसीएम लिया है, वो आपके पास क्या आ गया, वो आपके पास 6 आ गया है। अब 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया और 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 4x आ गया। जमा में 6 को आपने 2 से डिवाइड किया 3 आ गया, 3y और ये आपके पास क्या बन गया है, 3 बन गया है। अब इसको आपने हल किया तब आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी आपने क्रॉस मल्टीप्लाई की है तब ये इक्वेशन जो बनी वो आपके पास क्या बन गई है, 4x प्लस में 3y इज इक्वल टू 18। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। आइए सेकंड जो इक्वेशन है इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। फिर से आपने एलसीएम लिया, ये आपके पास 6 आ गया और 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आ गया, तो ये आपके पास क्या आ गया, 3x माइनस में 6 को आपने 3 से डिवाइड किया 2 आ गया, 2 इंटू 2 माइनस का 4y इज इक्वल टू 1/6। अब इसको आपने कैंसिल कर दिया, 6 को 6 से कैंसिल कर दिया, तो जो सिंपल इक्वेशन अपने पास आई है वो क्या आई है, वो अपने पास आ गई है 3x माइनस में 4y इज इक्वल टू 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 आ गई है। अब हम जो मेथड लगा रहे हैं वो है एलिमिनेशन मेथड। अब इसमें आप देखिएगा x के कोएफिशिएंट या y के कोएफिशिएंट आपने बराबर करने हैं। अब यहाँ पर आपके पास 4x है और यहाँ पर आपका 3x है, ये आपके पास 4x एंड 3x है। अब x और 4 एंड 3 का अगर आप एलसीएम लो, 4 एंड 3 का जो एलसीएम आएगा वो क्या होगा। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि 4 एंड 3 का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, क्योंकि जो एलसीएम होगा वही तो हम बनाएंगे। 4 एंड 3 का एलसीएम क्या होगा, सबसे पहले कमेंट करें।
जी हाँ, आपका सही कमेंट है कि 4 एंड 3 का जो एलसीएम है वो क्या आएगा, 12 आएगा। चलेगा, वो हम लिख लेते हैं 12। अब इसको हमने अगर 12 बनाना है तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका 12x बन जाएगा और ये भी आपका 12x बन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिएगा अब ये काम हम कर लेते हैं। हमने क्या करना है, इक्वेशन 3 को हमने, अब हम इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। इस पूरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 से और इसको मल्टीप्लाई करना 4 से, तब हमें क्या मिलेगा, थ्रू आउट हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 12x प्लस में 9y इज इक्वल टू 54। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, इसको आपने इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 12x माइनस का 16y बराबर आ गया आपके पास 4। अब यहाँ पर आप क्या देखते हो, अब यहाँ पर आप देखते हो कि x का जो कोएफिशिएंट है वो भी 12 हो गया और यहाँ भी 12 हो गया। दोनों के जो एलसीएम हमने लिए थे वो 12 बने थे, वही हमने यहाँ पर बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे और माइनस करने से क्या होगा, इनका जो साइन होगा वो बदल जाएगा। ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस वाला आपका प्लस का और ये फिर से माइनस होगा। चलिए इसको हल करते हैं। अब हमने किया क्या है, हमने इनको सब्ट्रैक्शन किए हैं इन सब की। ठीक है, सब्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन करने पर हमारे पास क्या मिला, हमें क्या मिला सब्ट्रैक्शन करने पर कि ये आपका कैंसिल हो गया है। 9y प्लस में 16y आपका क्या बन गया है, 25y इज इक्वल टू 54 और माइनस 4 आपने किया तो आपके पास 50 आ गया। तो y का मान क्या आ जाएगा, 50/25, तो 2 आपके पास आंसर आ गया है। यहाँ पर y का मान जो आ गया आपके पास 2 आ गया। अब y का मान इक्वेशन 3 या 4 जहां मर्जी आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो। चलेगा, वैल्यू जो हम y की वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 में y की वैल्यू आपने रखी, तब हमारे पास क्या आया, 4x प्लस में 3 और y की जो वैल्यू है वो क्या आई आपके पास, 2 आई है, वो हमने रख दिया। तो ये किसके इक्वल है, ये आपका 18 के इक्वल है। इस वैल्यू हमने इक्वेशन 3 के अंदर वैल्यू रखी है। इसको हल किया तो हमारे पास क्या आया कि 4x प्लस में 6 इज इक्वल टू 18। तो 4x इज इक्वल टू 18 माइनस 6, 4x क्या आ गया है आपके पास 12 आ गया है और x क्या आ जाएगा, 12/4 आ जाएगा। आपने कैंसिल कर दिया तो ये आपका 3 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया है, x का मान 3 आ गया है और y का मान आपके पास 2 आ गया है। तो जितने बच्चों को समझ में आया है जल्दी से कमेंट में यस करें, जल्दी जल्दी यस करके बताएं जी हाँ हमें समझ में आ रहा है। हमारे 4 अंक हमारे पक्के हो रहे हैं। और जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं वो उनको हम बताना चाहेंगे कि हम 2017 के ABCD कोड को सॉल्व कर रहे हैं और हमने जो क्वेश्चन उठाया, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन क्या उठाया है कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं। 2017 के बी कोड को हमने सॉल्व किया और अब बढ़ते हैं 2017 के सी कोड की तरफ। 2017 के सी कोड में फिर से अगर देखा जाए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अगर आप देखें 2017 का ए कोड क्या है, 2017 का ए कोड, ये आपके पास बी कोड और ये आपका सी कोड आ गया है। बिल्कुल सेम मेथड हम अडॉप्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम ले दिया और इसको हमने नाम दिया है इक्वेशन 2 को। 2 एंड 3 का आपने एलसीएम लिया। 2 एंड 3 का जो एलसीएम आया वो क्या आया, वो आ गया आपके पास 6 आ गया। 2 एंड 3 का एलसीएम 6 आ गया और डिवाइड किया 6 को आपने 2 से और 3 से। जब 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, आपने लिख दिया 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू माइनस का 1, या आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो सोल्व किया तब आपके पास क्या आ गया है, तब आपके पास जो इक्वेशन बनी वो बन गई है 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू माइनस का
6 और इसको आपने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया है। अब इस इक्वेशन में 2 और 3 का एलसीएम जो आएगा वो आपका 6 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बनेगा 2x माइनस के 3y इज इक्वल टू 13/6। अब 6 से 6 कैंसिल हो गया तो इक्वेशन जो बनी वो क्या बन गई है, वो इक्वेशन आपके पास बन गई है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13 और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। सिंपल हो गया है बिल्कुल। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इनके कोएफिशिएंट देखते हैं, x या y जो भी आपको सूट करे। यहाँ पर 3x दिया हुआ है और यहाँ इक्वेशन 4 में 2x है। अब ये बताएं कि 3 और 2 का एलसीएम क्या है। 3 और 2 का जो एलसीएम बनेगा वो आपके पास 6 आ गया। यानी इस एलसीएम को हमने बनाने के लिए 3x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये भी 6x हो जाएगा, ये भी 6x हो जाएगा। जो एलसीएम होता है वही हमने गुणांक बनाना होता है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को 2 से और इस इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। चलिएगा सोल्व करते हैं कि सोल्व करने पर क्या आया। पूरी इक्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया और आपके पास सोल्व करके आया है 6x प्लस में 8y इज इक्वल टू माइनस के 12। ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई आपके पास। अब 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 6x माइनस के 9y इज इक्वल टू 39। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई। ठीक है जी। अब आप देख रहे हो कि x के जो गुणांक है वो बराबर हो चुके हैं, 6 दोनों गुणांक बराबर हो गए जो कि इनका एलसीएम था। अब इनको हम कैंसिल करना चाहते हैं, इसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो कब कर पाएंगे, जब इसमें से घटाएंगे। ये घटा का हो गया, घटा वाला जमा और ये फिर से घटा हो गया है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने पर क्या है, ये कैंसिल हो गया आपका 8y प्लस के 9y 17y हो गया इज इक्वल टू, अब माइनस माइनस के हैं तो फिर इनको ऐड कर लेंगे 1 और 51 माइनस का। ठीक है जी। अब आपके पास y क्या आ जाएगा, y आपके पास आ गया है y बराबर है माइनस के 51/17। आपने 17 से कैंसिल कर दिया, तब आपके पास आंसर जो आ गया माइनस के 3 आ गया। y का मान आपके पास क्या आ गया, y का मान आपके पास आ गया माइनस के 3। अब y का मान अगर इक्वेशन 3 या 4 में रखें तब हमारे पास x का मान क्या आएगा। चलिएगा रखते हैं वैल्यू 2x माइनस के 3 और y की वैल्यू माइनस के 3 आ गया, दैट इज इक्वल टू 13। ओके जी। अब इसको हल किया तो क्या आया, 2x माइनस माइनस प्लस हो गया 9 इज इक्वल टू 13 और 2x क्या आ जाएगा आपका, 2x आ जाएगा 13 माइनस 9 और इसको हल करने पर आपको क्या मिल गया है 4 और x का मान आपके पास आ गया है 2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, x का मान आपके पास 2 आ रहा है और y का मान माइनस के 3 आ रहा है। जिन जिन बच्चों को समझ में आया है वो सभी बच्चे यस यस कमेंट बॉक्स में यस यस लिखें ताकि हम आगे बढ़ सकें। अब सवाल ये उठता है कि 4 अंक का क्वेश्चन है, मैंने x और y की वैल्यूज निकाल दी हैं, क्या ये वैल्यू सही है, मेरे आंसर सही है, मेरे 4 अंक कैसे पक्के हुए हैं, ये कैसे पता चले। आइए हम उत्तर की जांच कर लेते हैं, क्योंकि जांच करने में हमारा कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारे 4 अंक हमारे पक्के हो रहे हैं, इस बात को हम कन्फर्म कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने आंसर को कन्फर्म करने के लिए x और जो y की वैल्यू आई है उसको हम इक्वेशन 3 4 5 1 2 3 4 5 6 जिस मर्जी इक्वेशन में आप रख दो और सॉल्व करते हैं। चलिए मैं इक्वेशन 4 के अंदर इन वैल्यूज को रखता हूं। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो देखते हैं क्या है। इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड मैंने उठा ली, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड मैंने उठाई और यहां पर मैंने वैल्यूज को रख दिया 2x और x का मान हमने क्या निकाला, x का मान हमने 2 निकाला है, माइनस में 3 और y की जो हमने वैल्यू निकाली है वो माइनस की 3 है।
इसको हल किया तो क्या आ गया 4 माइनस माइनस प्लस 9, तो आंसर आपका 13, यानी ये आपकी राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए तब हम कहते हैं कि हमारा आंसर जो आए हैं एक्स और वाई की जो वैल्यू आई है वो बिल्कुल सही है। देखिए जांच करने में हमारी सिर्फ मात्र 1 मिनट भी नहीं लग रही है, लेकिन हमें उत्तर का पता चल रहा है कि जो हमने उत्तर निकाले हैं वो सही उत्तर हैं और हमारे 4 अंक पक्के हो चुके हैं। बढ़ते हैं 2017 के डी कोड की तरफ। बढ़ते हैं 2017 के डी कोड की तरफ। डी कोड में क्या है, डी कोड में फिर से वही इक्वेशन आपको दी हुई है। आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, 2 और 3 का आपने एलसीएम लिया, वो आपके पास क्या बन गया है, वो आपके पास 6 बन गया। 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया। इसको हल किया, 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2 हो गया। 4x माइनस में 9y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया है। ठीक है जी, सिंपल है। अब इसको आपने सॉल्व किया, आपने इसको 1 से डिवाइड कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो सिंपल इक्वेशन आपके पास जो बनी है वो क्या आ गई, आपके पास इक्वेशन जो आई है वो आ गई है 4x माइनस के 9y इज इक्वल टू माइनस के 12। ये आपने इक्वेशन नंबर 1। ओके जी, अब आप क्या करें, अब दूसरी इक्वेशन जो है आइए इसको सॉल्व करते हैं। फिर से 2 और 3 का एलसीएम आपने लिया तो 6 आ गया। 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया और डिवाइड करके सोल्व किया तो क्या आ गया, ये आपके पास क्या आ जाएगा 3x प्लस में 8y इज इक्वल टू 25/3। सिंपल है। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, 3 से 6 को कैंसिल किया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई की तब हल करने पर हमें क्या मिल गया, इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आ गया है 3x प्लस में 8y इज इक्वल टू 25 को आपने 2 से मल्टीप्लाई की तो ये आपके पास 50 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 आपने नाम दे दिया है। ठीक है जी। अब आप क्या करोगे, अब हम जो काम करते हैं वो क्या होता है, हम x का कोएफिशिएंट बराबर करते हैं। यहाँ पर 4x और 3x दिया हुआ है। अब दोनों का 4 और 3 का अगर आपसे एलसीएम पूछा जाए तो वो क्या होता है, सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि 4 और 3 का एलसीएम क्या बनेगा। जल्दी से कमेंट करें। 4 और 3 का जो एलसीएम आएगा बच्चों वो क्या आएगा, वो आपने कमेंट करना है और वो क्या है, वो आपका है 12 आ गया है। 4 और 3 का एलसीएम आपके पास 12 आ गया है। अब इसको हमने अगर 12 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 4 से और हल करने पर क्या है आपका 12x और 12x आ गया। ठीक है जी, जो एलसीएम जो होता है हमने वही कोएफिशिएंट को बनाना होता है। दोनों का जो कोएफिशिएंट है उसको एलसीएम बनाना आपने मल्टीप्लाई करके। अब हमें जो पता चला है कि हम इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 3 से और इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं 4 से। हल करने पर हमारे पास क्या आया, हल करने पर हम क्या प्राप्त करते हैं, जब हमने मल्टीप्लाई की इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तब हमारे पास आ गया है 12x माइनस के 27y बराबर आ गया माइनस के 36। ठीक है जी, आपने इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देना है और इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई की तो आपका 12x प्लस में 32y और ये आपका बन गया 200। ये आपका क्या बन गया बच्चों, ये आपका बन गया है 200। पर इसको आपने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देना है। ओके जी, अब आइए हल करते हैं। अब आपके पास दोनों जो कोएफिशिएंट है 12x दोनों कोएफिशिएंट बराबर हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन को घटा देंगे। हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 करने पर दोनों को घटाएंगे तब ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। और इसको हल किया तो हमारे पास क्या है, इसको हल करने पर ये कैंसिल हो गया है। ये आपके पास क्या बन गया है 59 माइनस के 59y इज इक्वल टू माइनस के, आप इसको मिस आ जाएगा, ये आपका माइनस के 236 हो गया है। तो y का मान क्या आ जाएगा, y का मान आपके पास आ जाएगा 236 डिवाइड बाय माइनस के 59। आइए अब इसको हल करते हैं। अब आपने क्या किया, क्या ये 2
136 59 से कैंसिल हो जाएगा। अगर 4 के टेबल में आप इसको मल्टीप्लाई करो तो 59 जा 236, क्या सही है? 59 4 जा कितना आ जाएगा? 36 और 236 यानी ठीक है। तो y का मान हमारे पास 4 आ चुका है। अब y के मान को हम इक्वेशन 4 के अंदर रखते हैं। क्या रखेंगे कि वैल्यू रखनी है आपने y बराबर 4 को इक्वेशन 1 में रखने पर। इक्वेशन 1 में रखने पर हमारे पास क्या आता है? इक्वेशन 1 में आपने रखा तब हमारे पास क्या आ गया? इक्वेशन 1 में आपने रख रहे हो तब हमारे पास क्या है? 4x माइनस के 9y, और y की जो वैल्यू आपने निकाली है वो आपने 4 निकाली है, वो आपके बराबर हो गया माइनस के 12। इसको हल किया तो हमारे पास क्या आया? 4x माइनस के 36 इज इक्वल टू माइनस के 12। तो 4x क्या आ जाएगा? माइनस के 12, और ये उधर जाकर क्या हो जाएगा? ये इधर जब आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा। माइनस 36 12 वाली साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस के 36। अब हल किया तो क्या आएगा? 4x इज इक्वल टू 24। ठीक है जी। 36 में से 12 जब घटाओगे तो 24 आ जाएगा, और x का मान क्या आ जाएगा? 24 को आपने इस 4 से डिवाइड कर देना है, जो कि आपका 6 आ गया है। तो अब हमारे पास जो आंसर आए हैं, x का मान आपके पास क्या है? x का मान आपके पास 6 आया है, और आपका y का मान जो है वो क्या आया है? y का मान आपका 4 आया है। ठीक है जी। x का मान 6 आ गया, y का मान 4 आ गया। ये 4 अंक के लिए पूछा गया है। क्या ये आपका आंसर सही है? अगर आप इसको जांच करना चाहते हो तब x और y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन के अंदर आप रख दो, और अगर लेफ्ट साइड राइट के बराबर आ रही है तब आपका आंसर सही है और आपके अंक पक्के। आइए इसको भी हम जांच कर लेते हैं कि हमारी जो वैल्यू जो आई है क्या वो सही आंसर है या नहीं है। अब आपने क्या किया? आपने इस इक्वेशन के अंदर इक्वेशन 1 या 2 3 4 जो भी है, जिस मर्जी आप पुट कर दो, 3x। अब x की वैल्यू आपने क्या निकाली? वो 6 निकाली, प्लस में 8y, और y की वैल्यू आपने जो निकाली है वो क्या निकाली है? 4 निकाली है। तो इसको हल किया तो क्या आ गया? 18 प्लस में 32, जो कि आपका 50 है, और इसकी राइट साइड भी आपकी 50 है। तो इस प्रकार हम आंसर की जांच भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है और हमारे 4 अंक पक्के हो चुके हैं। तो ये था हमारे 2017 ABCD चारों कोडों में पूछे जाने वाला 4 अंक का क्वेश्चन। और अब बढ़ते हैं MCQ की तरफ, और आप सब बच्चे तैयार हो जाएं जवाब देने के लिए। फटाफट आपने कमेंट करने हैं। जो मैंने आपको टेबल समझाया था स्टार्टिंग में, उसी बेस पर एक एक अंक के क्वेश्चन 2017 के ABCD कोडों में पूछे गए हैं। तो आप शुरू करते हैं अपना क्विज, और क्विज में 4 आपके पास क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन का जवाब आपने बड़े फास्ट देना है। चलिए बढ़ते हैं क्विज की तरफ, और ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन। समीकरणों a1x जमा में b1y जमा में c1 बराबर 0 और a2x जमा में b2y जमा में c2 बराबर 0 में a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? आपने वो कंडीशन याद करवानी है, जिसके अंदर ये था कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। तो इसका जो सोल्यूशन होगा, क्या वो यूनिक सोल्यूशन होगा या नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, नन ऑफ दीज। और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से कमेंट करें, बिल्कुल 10 सेकंड आपको मिलेगी, क्योंकि कैलकुलेशन की पार्ट नहीं है, आप सिर्फ याद करना है, जिसके अंदर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 था। तो इसी के साथ आपका समय समाप्त हो चुका है, और इसका जो सही आंसर है वो जो सी आपका सही आंसर है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन को समझे, स्टेटमेंट को समझे, पूरा टाइम दे, फिर अपना कमेंट करना है सही आंसर के लिए। आपका आंसर सही होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 2017 के बी कोड की तरफ।
समीकरणों a1x जमा में b1y जमा में c1 बराबर 0 और a2x जमा में b2y जमा में c2 बराबर 0 में a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इफ द इक्वेशन a1x जमा में b1y जमा में c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x जमा में b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 आर सच दैट कि a1 by a2 is not equal to b1 बटे b2, then which of the following is true? और आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल आपको 10 सेकंड ही मिलने वाली है, आपको सिर्फ आंसर टिक करना है, सही आंसर क्या है। और इसी के साथ आपका समय समाप्त हो गया है और इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं 2017 के सी कोड की तरफ। तो उससे पहले आप बिल्कुल तैयार हो जाएं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और फिर अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिएगा लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरणों a1x जमा में b1y जमा में c1 बराबर है 0 और a2x जमा में b2y जमा में c2 बराबर 0 में यदि a1 बाय a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं है, अपरिमित हल है, इनमें से कोई नहीं। तो आपने बताना है कि इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नन ऑफ दीज। और आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल आपको 10 सेकंड मिलने वाली हैं, जल्दी से इसका आंसर जो है वो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, ABCD में जो भी सही आंसर है। और इसी के साथ आपका समय समाप्त हो चुका है और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इसमें कोई हल नहीं होगा। तो जितने बच्चों ने सही आंसर दिया उन सभी के लिए वेरी गुड। और इसी के साथ हम 2017 के डी कोड की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, बड़े ध्यान से पढ़ें। समीकरणों a1x जमा में b1y जमा में c1 बराबर है 0 और a2x जमा में b2y जमा में c2 बराबर है 0 में यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नंबर ए अद्वितीय हल, नंबर 2 बी अपरिमित हल, नंबर सी कोई हल नहीं, डी इनमें से कोई हल नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। सो यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन, नन ऑफ दीज। इनमें से सही जो आंसर है वो आपने बताना है। और इसी के साथ आपका समय समाप्त हो चुका है और इसका जो सही आंसर है वो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी इसका जो बी आंसर है वो सही आंसर है। और इसी के साथ ही हमारी कक्षा समाप्त हो रही है। और मैं जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि सोमवार से लेकर वीरवार तक हमारी लाइव क्लास होती है। उस लाइव क्लास में जो हमने पढ़ाना है वो हमने वर्कशीट हम सुबह सुबह आपको साथ शेयर करते हैं कि ये वर्कशीट है जो हम रात को डिस्कस करेंगे। इसलिए उस वर्कशीट से संबंधित अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ के आए ताकि आपको और भी बातें अच्छे से समझ में आ सकें। तो सोमवार से लेकर वीरवार तक आप 9 बजे हमारे से जुड़े और मैथ को सीखे। और जो पीडीएफ फाइल है, सॉल्यूशन जो पीडीएफ फाइल है वो आप कमेंट बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी हमने अब हल किया है इसको आप कमेंट बॉक्स में से डाउनलोड कर लीजिएगा जैसे ये प्रोग्राम समाप्त होता है। तो अब मिलते हैं अगले सप्ताह सोमवार को रात 9 बजे। अब आपकी स्क्रीन पर ये जो वीडियो शो हो रही है आप इन वीडियो को भी देखें। जिन्होंने अभी तक पहले हमारी वीडियोज नहीं देखी है वो इन वीडियो में से अपनी पसंद की वीडियो देखें। सभी वीडियो हमने बोर्ड पेपर में से बनाई है, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज है, सभी बच्चे इनको देखें। और आज के लिए इतना ही। और जाते जाते एक संदेश दे रहा है ये फोटो, ये क्या संदेश दे रहा है सभी बच्चे कमेंट में लिखें कि ये जो फोटो आपको दिखाया जा रहा है ये आपको क्या मैसेज देना चाहता है कि जब आप स्कूल में आए तो आपने क्या करना है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम दिस फोटो। और आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, घर पर रहें, स्वस्थ रहें।